नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक नई सोच। मैं इस समय यूपी के एक छोटे से गांव भोड़ा में हूं, जहां एक कवि हैं जो एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे और गरीबता को झेलते हुए अध्यापक की नौकरी पाया। उसके बाद अपना सारा जीवन शिक्षा के प्रति समर्पित कर दिया। ज्ञान बांटना इनका प्रथम कर्तव्य रहा जीवन में। इनके मौलिक कर्तव्यों की अगर बात की जाए तो उसमें यह देखा जा गया है कि यह विद्यार्थियों को शिक्षा देते हुए ग्रामीण अंचल की जो छोटी छोटी बातें हुआ करती थी, इनके समय में उन बातों का भी जिक्र किया गया। इनके द्वारा एक और बातों का जिक्र किया गया जिसका लोग आज आकाशवाणी पे, कई जगह नेशनल चैनलों पर भी इनकी रचना को दिखाया गया। मैं आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहता हूँ जिसकी आयु 75 वर्ष है और आज भी वह रिटायरमेंटी के बाद भी सेवा निरंतर दे रहे हैं बिना किसी शुल्क के। जी, आपका परिचय। मैं होरीलाल, उपनाम मेरा शांत है। मैं जौनपुर जनपद के मड़ियाहू तहसील के अंतिम छोर पर एक छोटा सा गांव है सिकरौर, उसी का निवासी हूँ। एक ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ था जहाँ न खाने की सुविधा थी, न वस्त्र की सुविधा थी, लेकिन किसी किसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में मैं कदम बढ़ाता रहा। श्रम के भरोसे, ईमानदारी के भरोसे, लगन के भरोसे पढ़ते हुए इंटरमीडिएट तक मैंने शिक्षा प्राप्त की 1963 में। फिर मेरा क्रम टूट गया। गरीबी इतनी अधिक थी कि मुझे भाग करके कलकत्ता जाना पड़ा और 2-3 साल मैंने वहाँ गुजार दिया। वहाँ से लौटने के बाद शिक्षा के प्रति ललक बनी रही और मैंने श्री बलदेव डिग्री कॉलेज बड़ा गांव वाराणसी में बीए में एडमिशन लिया। फिर 1968 में मैंने जब बीए की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में प्राप्त की, श्रेणी तो द्वितीय थी लेकिन मैं अपने बैच का टॉपर रहा। फिर श्री सहदेव जूनियर हाई स्कूल भोड़ा जौनपुर उसी साल खुला और उसमें मैंने अपनी सेवा दी, हर तरह की सेवा दी, श्रम से, शिक्षा से, अध्ययन से, लगन से, और विद्यार्थियों के घर जा जा कर के बुलाने तक का मैंने काम किया। उसका फल ये हुआ कि वह विद्यालय आज फल फूल रहा है। वह श्री सहदेव इंटर कॉलेज भोला जौनपुर के नाम से पूरे प्रांत में, पूरे देश में और ज़िले में तो उसका नाम है ही, वहाँ अपना नाम वह उजागर किए हुए है। उसके नाम में जो एक ज्योति आई है, जो एक रोशनी आई है, कहीं न कहीं उसमें मेरा भी योगदान है। सागर में एक बूंद के ही समान, उससे मुझे बड़ी संतुष्टि मिलती है। उसके सामने ही एक पीजी कॉलेज, डिग्री कॉलेज खुल गया है, श्री राम सूरत स्नातकोत्तर महाविद्यालय भोड़ा मड़ियाहू जौनपुर। मैं इस समय उसी में हिंदी विभाग में हूँ और पीजी कक्षाओं को, एमए हिंदी की कक्षाओं को मैं। सर, मेरा एक प्रश्न यह भी है, आप 3 विषय से पीजी हैं, इसका भी जिक्र कहीं न कहीं मिल रहा है। हाँ, मैंने आगरा विश्वविद्यालय से प्राइवेट हिंदी में और इतिहास में एमए किया और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से समाजशास्त्र में एमए किया और बीएड की परीक्षा मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किया था। आज के परिवेश में दलित वोट को लेकर काफ़ी लोग चर्चा भी करते हैं, उनके विकास के बारे में नहीं करते हैं, बातें धरातल पे नहीं दिखती हैं। लेकिन आप उसी परिवार से उठे और एक सम्मानजनक संस्था में आप पढ़ाए और काफ़ी दिन तक विद्यार्थियों को शिक्षा भी दिए और उसके बाद आपने कई रचनाएं की, जो रचनाएं आज लोगों के बीच कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है। तो आपका शिक्षा के प्रति लगाव कहाँ से आया? वास्तव में मेरे पिता
और उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे मुझे स्कूल भेजते। मुझसे बड़ी 5 बहनें थीं जो, और बाद में 3 रह गईं। चूँकि न यहाँ खाने का ठिकाना था, न रहने का ठिकाना था। लेकिन मेरी एक बुआ थी जो बाबूजी से बड़ी थी, और मेरे फूफा मिलिट्री में थे। इसके कारण उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। और इस बात से मुझे बड़ा फ़ख्र है कि 1948 में, जबकि मैं केवल 3 वर्ष का था, तो हमारी बुआ के 2 बेटे परिषद स्कूल में अध्यापक थे। वहीं से मेरे पिताजी को ये प्रेरणा मिली कि स्कूल भेजना चाहिए, और मुझे स्कूल भेजा गया। चाहे विधाता की देन कहिए, चाहे समाज की देन कहिए, चाहे मेरे माता पिता का त्याग, तपस्या कहिए, मैं पढ़ने में हर जिस कक्षा में था मैं टॉपर हुआ करता था। पढ़ने में मुझे किसी ने पकड़ा नहीं, जबकि मेरे पास किताब नहीं थी, कॉपी नहीं थी। लेकिन मेरा ज़माना था जब मॉनिटर सिस्टम था, जब कक्षा में अध्यापक नहीं रहता था, तो कक्षा मॉनिटर पूरी मॉनिटरिंग करता था, कक्षा को अनुशासित रखता था, पढ़ाता भी था। और ऐसा तब होता था जबकि वह कक्षा में सबसे तेज़ हो, तभी वो अवसर मिलता था। वो मुझे अवसर मिला। आपको कई पुरस्कार से भी नवाजा गया है। हाँ। अगर पुरस्कारों की बात की जाए तो महाकवि के रूप में लोग आपको जानते भी थे, और कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। मैं उन पुरस्कारों के विषय में कुछ जिक्र करना चाहता हूँ और आपसे जानना चाहता हूँ किन किन पुरस्कारों से आपको नवाजा गया है। मुझे पहला पुरस्कार मेरे एक महाकाव्य आकुल अशोक पर मिला था, जो 1996 में और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ से पुरस्कृत था। फिर एक पुरस्कार और मिला मुझे, वह विद्याश्री संस्थान से, जो बनारस में है। और मेरी एक किताब है बानी छप्पर छानी का, ये लोक भाषा में रचना है। उस पर लोगों ने प्रभावित होकर के मुझे लोक कवि का सम्मान दिया। ये 2016 की बात है। युवा ग्राम विकास समिति बसनी वाराणसी से मुझे एक सम्मान मिला था, साहित्य सुमन की उपाधि मिली थी। ये 2004 की बात है। व्यंग तरंग पत्रिका एक जौनपुर की बड़ी ही प्रसिद्ध पत्रिका है, वह निकलती है। उसका एक शिखर सम्मान प्रतिवर्ष दिया जाता है, तो वह भी मुझे 2018 में मिला था। व्यंग तरंग पत्रिका, लोकप्रिय पत्रिका जौनपुर से। एक भारतीय संस्था थी जौनपुर में, और वह यह एक निकालती थी प्रतियोगिता, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता। तो उस भारतीय पत्रिका से के और तत्वावधान में मुझे 1989 में मेरी एक कहानी थी उपेक्षिता, उस पर अखिल भारतीय तृतीय पुरस्कार मिला था। और वहीं से द्वितीय पुरस्कार भी मिला था 1990 में, तलाश कहानी पर। आज़ादी का दौर था आपके समय में, बाल्याकाल रहा होगा आपका। क्या समस्याएं आपको देखने को मिलता था? एक तरफ शिक्षा को लेकर संघर्ष, दूसरी तरफ गरीबी, तीसरी तरफ समाज की जो कुंठित विचारधाराएं थी, उससे भी लड़ना होता था। तो आज़ादी के समय आपका बाल्याकाल था। बाल्याकाल के बाद आप जब देश में संविधान लागू किया गया, संविधान के बाद जब शिक्षा की तरफ आप अग्रसर हुए, तो उस समय क्या स्थितियां और परिस्थितियां थी? वास्तव में मैं ऐसे परिवेश में रहा जहाँ शिक्षा नाम की कोई बात नहीं थी, और राजनीतिक चेतना जरा भी नहीं थी। मैं खूब याद कर रहा हूँ कि मेरी माँ 1952 के इलेक्शन में जब वोट देने जा रही थी, जब वोट देने के लिए उसको कहा गया, तो कांप रही थी। उसको लग रहा था कि मैं किसी अपराधी की तरह पकड़ में हूँ, और हाथ गोड़ जोड़ रही थी कि मुझे वोट मत दिलाइए। तो इस परिवेश में रहते हुए, और यह मेरा ही नहीं, प्रायः पूरे के पूरे गांव और पूरे मोहल्ले की बात थी। मैं अपने गांव से अकेला था, हमारी उम्र के 5-6 लड़के थे,
लेकिन मैं अकेला विद्यालय जाता था और 2-4 दिन गए, 10 दिन गए, फिर छोड़ दिए। उस समय का परिवेश भी ऐसा था कि अध्यापकों से लोग डरते थे और हमारी बिरादरी के लोग जो जिनका जन्म अनुसूचित जाति में हुआ था, चमरौटी में हुआ था, वह तो जानते थे कि और हम लोगों को पढ़ने का न तो कोई अधिकार है, न हमको कोई पढ़ने देगा। ये संयोग ही कहिए, मैं किसी नर्सरी में नहीं पला, नर्सरी में नहीं उगा, मैं तो एक घूर पर उगा हुआ कुसली था, जिसको भैंसों ने नहीं चरा, बच गया। और बच गया तो आज आपके सामने एक वृक्ष के आप दलित समाज को लेकर तमाम बातें की जाती हैं, आप क्या संदेश देना चाहते हैं दलित समाज को? ऐसा है कि कोई किसी को दलित बनाता नहीं है, उसमें उसका भी दोष होता है, क्योंकि हम किसी भी पकड़ में, किसी भी दौर में पिछड़ जाते हैं। ये मेरा ये मानना है कि आदरणीय डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था कि अगर जीना है और समाज में खड़े होना तो शिक्षित बनो। अब मुझे इस पर पूरा विश्वास है कि अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में समाज का सबसे निचला व्यक्ति वही माना जाएगा, यानी आपके कहने का तात्पर्य है कि जिसके पास शिक्षा ना हो। ना, बिल्कुल मेरा कहना है कि अगर हम शिक्षित हो गए तो हमें और किसी कंपटीशन की ज़रूरत नहीं। उसका उदाहरण मैं स्वयं अपने को मानता हूँ कि आज इस दरवाजे पर आप जैसे लोग बैठे हुए हैं और लोग भी आते हैं, कोई परहेज नहीं करता। मैं सबको बड़े धड़ल्ले से पानी पिला लेता हूँ, जबकि इन दरवाज़ों पर लोग आना पसंद नहीं करते थे। तो इतना बड़ा परिवर्तन तो बहुत बड़ा परिवर्तन है। मैं आंतरिक बात में बात कर रहा हूँ जी, आपकी कई रचना सोशल मीडिया से लेकर और आप आकाशवाणी पे भी कई कार्यक्रम आपका हुआ है। तो सन 1984 मैं आकाशवाणी में, और ये आकाशवाणी महमूदगंज वाराणसी से 1985-86 से लगातार प्रसारण में हूँ। लोक भाषा में भी प्रसारण में हूँ और खड़ी बोली में भी प्रसारण में हूँ। मैं वहाँ आकाशवाणी में आपकी एक रचना चकचुनहरी चाची काफ़ी चर्चित मानी गई और आज भी चल रही है लोगों के बीच में। एक समझ लिए रसपान लोग करते हैं हास्य के रूप में। तो मैं उसके विषय में कुछ जानना चाहता हूँ, क्या रचना थी आपके मुंह से? मैं उस रचना को सुना देता हूँ। बुलाना यार रही है। ऐसा है कि चकचुनहरी चाची ये लोक भाषा की एक बहुत साधारण सी रचना रही, जिसका प्रसारण उस समय हुआ था और आकाशवाणी पे इसको आप कहे थे? हाँ, प्रसारित है, आकाशवाणी से प्रसारित हुई थी। किस सन में? अब वो सन तो मैं बता नहीं पाऊंगा, हमको लग रहा है कि वो 90 का दशक रहा है। अच्छा, आपके द्वारा कहा ये? हाँ, सीधे मेरे द्वारा प्रसारित हुई है। अब कि उसका टेप ओप उसके यहाँ होगा नहीं, क्योंकि कुछ समय के बाद उसको ख़त्म कर देते हैं। मैं आपको सुनाऊं, उसका संदर्भ केवल ये है कि लोक जीवन में, ग्राम्य जीवन में एक कहावत है, उसी कहावत का विस्तार किया गया है। अब मैं भाषा पर हूँ, लोक भाषा में। नसकट खटिया बतकट जोय, जौ पैलौठी बिटिया होय, गोइड़े खेती भकुआ भाय, घाक कहें दुख कहाँ समाए। इसका हिंदी में अर्थ अगर बताया जाए तो नसकट खटिया, ऐसी खटिया जिसमें पैर फैलाने पर पैर बाहर हो जाता है, उसको नसकट कहते हैं, वो नींद नहीं लगती। बतकट जोय, और औरत जो बात काटती है। वास्तव में पति के विरुद्ध जो औरतें बोलती हैं, उनके यहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती। संस्कृत में एक श्लोक आया है कि प्रकीर्ण भाण्डान अनपेक्ष कारिणीम सदा च भर्तुः प्रतिकूलवादिनीम परस्य वेश्माभिरताम लज्जाम एवं विधाम स्त्रीम वर्जयामि।
वह मकर ध्वज की माँ से लक्ष्मी ने कहा था कि प्रकीर्ण भांडान, ऐसी औरतें जिसके बर्तन छूटे छटके हों दरवाजे से लेकर आंगन तक, अनपेक्ष कारणिम, जो उनकी परवाह नहीं करती हूँ, सदाच भर्तु प्रतिकूल वादिनीम, और जो पति के खिलाफ बोलती रहती हैं, परश वेशमा भी, दूसरे के घर जो जाया आया करती हैं और लज्जा विहीन हो जाती हैं, ऐसी स्त्रियों को मन छोड़ देती। इसके लिए वो बतकट जोड़ कहा गया कि नस्कट खटिया बतकट जोड़, जब पहलौठी बिटिया हो, पहली बार अगर लड़की पैदा होती है तो लोगों के सर लटक जाते हैं। गोइड़े खेती, अगर आप घर के अगल बगल खेती किए हुए हैं तो रोज़ आपका नुकसान होगा, गांव भर के, और पशु आपका नुकसान करेंगे, सबसे लड़ाई करेंगे नहीं। भकुआ भाई, अगर भाई मूर्ख हो गया, नाकामयाब हो गया, निठल्ला हो गया, तो गलती भी करेगा, कमाएगा भी नहीं, लेकिन उसका भार ढोना होगा। भाग कहाँ दुख कहाँ समाए, तो ये बहुत दुखद बातें हैं, इन्हीं का विस्तार किया गया है। तो कैसे किए हैं? हाँ, तो विस्तार में है। अब ये मैं अब भाषा से छोड़ करके बोली पे आ रहा हूँ, जिस बोली में हम पूर्वी अवधि बोलते हैं यहाँ के लोग, जिस भाषा को मैं प्रयोग में ला रहा हूँ वह है, चक चुनहरी चाची कहत रहल नस्कट खटिया दुखदाई हो, बतकठ मेहरारू अगर मिलतर रचको नहीं भलाई हो, गर गोइरे खेती बारी हो पीठी पर भकुआ भाई हो, तो जाना अपने पूर्वज का बिगड़ल कुछ कर्म कमाई हो। सुधई बुधई दूनों भाइन में प्रेम रहल खूब पटत रहल, ये जहाँ रहल संतुष्ट रहल, जेहन जांगर से खटत रहल, लेकिन देवरान जेठानिन में दूनों में नाही बनत रहल, बिस्कुट बोली हर समय रहल, आए दिन झगड़ा ठनत रहल, जन्म जन्म के दुश्मन यस दूनों जन आँखी में खटकें, उन्होंने देख चौका पटकें तो उन्हें देख बेलना झटकें, सुख दुख का बाँटब दूर भयल, बोलब चालब भी विष होइया, मुझोरा इस लटकाए लिहिन रुख दूनों का 36 होइया, गभुराएं गजब बोली बोलें आपस में दूनों जरे लगिन, उबरे लगिन भीतर भीतर अपने दुल्हन के भरे लगिन, भाई के पावन रिश्ता में दूनों मिल गजब गिराए दीन, दिन रात कान फूकत फूकत पानी में आग लगाए दीन। तो ताना तानी में बात बढ़ल, फिर भाइन में खटपट होइया, कुल बनल गिरस्ती बिगड़ गई, खेती बाड़ी चौपट होइया, सुतहा रुपया कर्जा लेके छुटकऊ जने परदेश भगन, बोझा ढोए का मजदूरी कुछ हर वहर का करे लगन, कम पढ़ा लिखा बुधई गंवार का काम मिले कोयलारी में, 12 घंटा टुकड़ी ढोए और कोयला बोझें लारी में, करिखा हो गया कपड़ा लत्ता सज्जे शरीर करियाई गई, अगली पछली कुल सुझे लाग मोहर सकल हेराई गई, ओह दिना बेचारू बुधई ते जाने बिल्कुल बौराई गएन, जब दुई दुई बैरन चिट्ठी एक कई दिन घर से पाई गएन। पहली चिट्ठी मेहरारू के, तब टेलीफोन का ज़माना नहीं था जब एक कविता लिखी गई थी, तो दुई दुई बैरन चिट्ठी एक कई दिन घर का पाई गएन, तो पहली चिट्ठी मेहरारू के, दूसरी माई के हाथे से, तो पहली गोरे के तरे धरन दूसरी लगायन माथे से। परंपराएं तो नहीं हैं, लेकिन माँ की चिट्ठी को वह तरजीह दिया, पत्नी की चिट्ठी पैर के नीचे दबाया और वो माथे से लगाया। कुल पढ़ पढ़ाई के जान समझ लिख के समझायन माई के, जेकरे कर्जा से आज तलक बा दुनिया में भरपाई के। लिखता है कि प्रणाम हजारन बार कहीं तोहरे चरणन में हे मैया, जुग जुगती दूनों चुक जाई तोहरे वर्णन में हे मैया, विज्ञान बढ़ल बा यह युग में कुछ नई नई अजगूत की है, धरती का मनई कल पुर्जा से चांद तलक पहुँचाई देस, पर लाल लहू के श्वेत दूध अभी तक नहीं बना सका। विज्ञान में यह टेक्नोलॉजी दिया विज्ञान ने कि आदमी को धरती से चंद्रमा तक पहुंचाया, लेकिन अभी तक विज्ञान वह टेक्नोलॉजी नहीं पाया जो लाल खून को सफ़ेद दूध बनाती है। वह टेक्नोलॉजी माँ के पास है। तो माँ को कहता है कि विज्ञान बढ़ल बा यह युग में कुछ नई नई अजगूत केस, धरती का बनई कल पुर्जा से चांद तलक पहुँचाए देश, पर लाल लहू के श्वेत दूध वहीं तक नहीं बना सका, माई के कार्यस्तानी से विज्ञान न आगे जा सका। तो माई रे तुरे असीसन से जांगर जिंदगी भरपूर रही, पर फुड़ित रहब रन में बन में दुख और दरिद्र दूर रही, तोहरे पूजा तोहरे तप से खुशहाल हमार शरीर रही, विश्वास केहू तोहरे दूधे का कायम ही तहरीर रही, अरदास अंत में बा मैया तू तनिक करेजा मोट केहू,
आशीष देत की बेटवा के तू आपन आंसू पोंछ ली। परदेसी बेटे को जब माँ आशीर्वाद देती है तो आंसू नहीं संभाल पाती, उसी के लिए कहता है। फिर मेहरारू के लिखें जिसके लिए पूरी बात कही गई। फिर मेहरारू के लिखें तो के चाही गहना सोना चानी, कंघी दर्पण चोटी चप्पल चोली चौकस चूनर धानी। पाती से पता लगल हमके तय हमरे बिना उदास है, ना खात है दाना पानी तय हरदम गारत आंस है। तय सीता हरण सुने हो भी पंडित से कथा रामायण में, बिरहा चैता कजरी सोहर श्रावणी लावनी गायन में। जब पंचवटी में सीता के रावण धैलिस बरजोरी से, सीता का आंस बहे जैसे पानी बरखा के ओरी से, तब रावण बोलल है सीता। रावण सीता को पकड़ता है, सीता रोने लगी। रावण ने कहा रो रही हो सीते, दशरथ के भंडार में बड़ा सोना चांदी था और तुम्हारे पिता जनक के पास भी सोने चांदी का कतई अभाव नहीं था, लेकिन तुमको पति से प्रेम था, रामचंद्र के प्रति तुम्हारी निष्ठा अचल थी। तुम राम के साथ चली आई, पति के साथ आई, और वह राम तुम्हारे साथ तब तक रहा सीता जब तक सोने चांदी से मोह तुम्हारा नहीं जगा था। आज माया के सोने पर, सोने के हिरन पर, रोल्ड गोल्ड पर तुम्हारा मोह जग गया तो छूट गया पति, और सोने का ही सवाल अहम है, तो चल लंका वहाँ सोना ही सोना है। जब पंचवटी में सीता के रावण धैलिस बरजोरी से, सीता का आंस बहे जैसे पानी बरखा के ओरी से, तो रावण बोलल है सीता। जब भैल राम वनवास रहल, दशरथ के महल अटारिन में सोनन का हास विलास रहल, लेकिन ना मोह भयल तोहके तब राज और राजधानी पर, तू लात मार के चली आऊ दशरथ के सोना चानी पर, तब पति का प्रेम मिलल सच्चा, विश्वास राम में बना रहा, सोना का सूरत दूर रहल विश्वास पति में घना रहा। माया का सोना हिरन देख जब लालच लोभ त्योहार बढ़ल, पति प्रेम भुला के सोना का जब विकट कपारे भूत चढ़ल, तो दुर्गत का पहरा आयल किस्मत करम फुटल सीता, सोना के भारी लालच में लपत के साथ छुटल सीता। सोना का चाह तो है बाटे तब तक बेकार कुल रोना हो, अब चला चली लंका नगरी जौने में सोना सोना। ये बात याद कर रावण कहा वाह सही अब सदा रही, सुख है मिली उतने जितना किस्मत में जिक्रे बदा रही। आगे भी जौने नारी के सोना के लालच धरे रही, छुट जाई ओकर राम सुना पति कबो न करे घरे रही। ई कहत कहत ड्यूटी आइल बुधई झट बाल डहन पगड़ी, देखा तो आगे खड़ा रहा जोड़ी वाला लेके सगड़ी। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ कि गंगा को लेकर प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक तमाम कवायदे की जा रही हैं, खासकर स्वच्छता को लेकर। आपने माँ गंगा के ऊपर भी कोई कविता एक प्रकाशित किया था। हाँ, मैं उस कविता के विषय में भी आपसे पूछना चाहता हूँ और 2 लाइन आपके मुखार से सुनना चाहता हूँ। धन्यवाद। देखिए, नमामि गंगे पर बहुत काम हुआ, बहुत लोगों ने लिखा। इस देश में मैं भी रहता हूँ, गंगा के प्रति मेरी भी आस्था है, और तो मैंने भी कुछ प्रयास किया। घोर प्रदूषण से गंगा बौखलाई, सीधे स्वर्ग के सम्राट के द्वार पर आई, जोर से गुहार लगाई, दुहाई हो स्वर्ग के सम्राट की, मैं तो न घर की हुई न घाट की। मैं स्वर्ग से धरती का कलुष हरने गई थी, भगीरथ के पुरखों को साप मुक्त करने गई थी, लेकिन आज मुझे अपने आप पर रोना आ रहा है, मेरा तो अस्तित्व ही डगमगा रहा है। देवराज बोले, इंद्र महाराज बोले, गंगे तू कभी श्री हरिपद नख में समाई थी, ब्रह्मा के कमंडल में जगह बनाई थी, और शिव के जटाजूट में भी लहराई थी। लेकिन जब विष्णु ने तुम्हें लात से मार दिया, ब्रह्मा ने हाथ झाड़ लिया, और शिव ने दिल दिमाग से उतार दिया, तभी तुम्हें तुम्हारी औकात बता दी गई, जब तुम देवताओं का साथ छुड़ाकर आदमी के साथ लगा दी गई। गंगे, जो श्री हरि के शरण से छूट जाता है, उसका भाग्य तो अपने आप फूट जाता है। युगों से तुम एक छटपटाहट भरी जिंदगी जी रही हो, धरती का कलुष पी रही हो, आदमी नहीं जानता
कि यह तुम्हारी व्यवस्था है कि महानता। लेकिन इतना सच जरूर है, अगर तुम धरती का प्रदूषण न पीती, छटपटाहट भरी जिंदगी न जीती, तो इस मनुष्य के पाप का घड़ा कभी का भर गया होता। अब अपने ही प्रदूषण के जहर से आदमी मर गया होता, मर गया होता, मर गया। तो सरकार से क्या अपेक्षा है आपकी? सरकार अपने प्रयास में एकदम सफल है, लेकिन वो प्रयास धरती पर उतर जाए तब ना, क्योंकि जो प्रयास हो रहे हैं वो प्रयास तक ही हैं। उसकी सफलता के लिए अभी कोई निश्चित दिखलाई नहीं पड़ रहा है मार्ग, क्योंकि हम तभी इसको सफल कर पाएंगे जब धरती का या गंगा के आसपास रहने वाला हर व्यक्ति उसकी सफाई में तत्पर हो जाए। हम भी यहाँ से जा कर के गंगा के प्रदूषण को एक ही कागज़ का टुकड़ा उठा ले, अगर ये पूरे के पूरे लोग जिस दिन लग जाएंगे गंगा साफ हो जाएगी। नहीं तो एक आदमी के और सरकार के, वो सरकार जो कर सकती है कर रही है, लेकिन सफलता वह नहीं मिल पा रही है जितना मिलनी चाहिए। और एक आपकी पुस्तक में हमने एक चीज़ और पढ़ा, कश्मीर को लेकर लोग तमाम बातें करते हैं, और आपने कश्मीर पर भी एक कविता लिखा है, कश्मीर कह कर घाटी। देखिए, ये रचना उस समय रही, उस समय की है जब कश्मीर पर लोगों की निगाह दूसरे ढंग की थी। आज तो सरकार के प्रयास से उसकी बहुत समस्याएं हल हो गई हैं। वह कश्मीर आज का नहीं तब का है। वह कश्मीर में उस समय जंग थी और एक बहन अपने भाई को एक चिट्ठी लिखती है, उसी का जिक्र है। पढ़िए। बहन भाई को लिखती है कि पाती पठौले रहे बीरना, जब काटली गए चैती गवई में, फर्क पड़ा न तनिव चुकली चैती में यहाँ गदरी भदई में, कुकुर रोज चबाए दिने रतिया के सियार लगे मकई में, पियर पात उताइल उर्द बुताइल बा उकठा भदही में, छोप के रोपल रोप के छोपल धान तनिव हरियात नहीं बा, खेती के कौन हवाल कहीं दुबराइल बा फरियात नहीं बा, खाँच खड़ा खड़हौर अबो जस क तस बाय खियात नहीं बा, कुनिया खरकी बरकी भितिया बखरी में बची औकात नहीं बा, आगम बा अनहियार बड़ा रचिको कतहू न उजास दिखाला, मर्द बिना और बर्द बिना हर खेत खेतार उदास दिखाला, तांगर तीर जो ताल नहीं त आकाश के छुअत काश दिखाला, चिड़ई करी हैं उपवास लगे बिरई से बड़ी जब घास दिखाला, माई का हाल उहै बहू अनहरी बन के टकटोरत बाटी, और रात दिना झिलनी खटिया पर सूत के सोग परोरत बाटी, कागद फारिद हे भगवान उ रोवत की कर जोरत बाटी, भौजी न आइल नैहर से हम माई के सांस अगोरत बाटी, लागी अनेस सनेस सुने अगरान उठी मनवा गढ़ुआई, माई क माख लगी बिरनु तब आँख भरी असुआ दरियाई, गौर करे पर कौर उठी न त प्यास लगी न लागी ओंघाई, बीरन तोर हिया न लगी तो हरे पर धियान लगाए बा माई, बीरन आज जहाँ तू है बैरी का वहीं पर आँख गड़ी बा, माई पड़ी खटिया पर भारत माई पुकारत सौह खड़ी बा, दाव पर धीरज पौरुख लागल लागत बा समया बिगड़ी बा, लेकिन ख्याल की है मथवा तुहरे देसवा क बनी पगड़ी बा, माई के गोद रह जबले, माई के गोद रह जबले तबले तू किसान क पूत कहाय, देश के आन बदे बिरना जिंदगी जो तू परवान चढ़ाय, सीमा के पार उतार के तू जम द्वार ले बैरिन के धकियाय, अब बैरी पहाड़ के ऊपर होए तो ऊपर से ऊपर उधिराय, गाढ़ पड़ा देसवा पर लेकिन गाढ़ त्योहार भी खून हो काटी। सबसे बढ़िया चंद है उसका
कि गाढ़ तो पड़ा देशवा पर, लेकिन गाढ़ तोहार भी खून हो खाटी। बंकर बंकर बैरी छिपा खोजी है, हिमखंड उलाटी उलाटी। छेदी के छाती संगीन से वीरन पाट दी है कश्मीर क घाटी। और माटी के तू मर्याद बचाई है, जौन हो वीरन क परिपाटी। खास हो दो दरखास हो वीरन, खास ही है दरखास हो वीरन। जान स्नेह स्नेह का साथी, खास ही है दरखास हो वीरन। जान स्नेह स्नेह का साखी। तीज बीती त्योहार बीती, अब की जस बीतल गई बैसाखी। अर्जुन जैसे लखे चिरई, बीरना बैरी की लखी है वही आँखी। और जीत के जंग उमंग में आए तू, जोहत बाटी जोगाई के रखी। यह रचना आपकी कब की रचना है यह? यह अब हम बता तो नहीं पाएंगे कि कब की है, लेकिन उस समय कश्मीर पर और पाकिस्तान के हमले तेज हो रहे थे, उस समय की है। अब ये जब प्रकाशित, अब इसका कोई यहाँ पर उल्लेख तो है नहीं। यह भारतीय सैनिकों के लिए आपने हाँ, खास कहा है। भारतीय सैनिकों के लिए। जैसा कि आप लोगों ने सुना, हमारे साथ लोक गायक होरीलाल अंजान जी थे, अशांत जी थे, जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले के रहने वाले हैं। मैं वाराणसी से आज के प्रहरी के लिए अश्वनी सिंह राजपूत। होगा।